कविता, जल्दी करो, कहीं मोहन न उठ जाए। अगर वो जाग गया तो हमारा भागना मुश्किल हो जाएगा। हमें उससे पहले ही चुपचाप घर से निकल जाना है, समझी? बस हो गया जी, मैं अभी आ रही हूँ। सारे सबूत मिटाने हैं ताकि किसी को पता ना चले कि हम कहाँ गए हैं, मोहन को भी नहीं। दिल बहुत भारी है मोहन को यूं छोड़कर जाते हुए, पर हमारे पास कोई और रास्ता नहीं बचा। हमारे साथ उसका कोई भविष्य नहीं था, इसलिए अब उसे अकेले ही जीना होगा। काश हालात कुछ और होते तो हम उसे कभी यूं तन्हा ना छोड़ते। मोहन को छोड़ना ही सही है, वरना अगर लोगों को हमारी सच्चाई पता चल गई तो हमें ही नहीं, मोहन को भी अपमान और न जाने कितनी बुराइयां झेलनी पड़ेंगी। इसलिए हमें उसे छोड़कर जाना ही पड़ेगा। ना कहकर कविता और राजू दोनों नदी की ओर चल पड़ते हैं। कुछ दूर चलने के बाद वे नदी के किनारे पहुंच जाते हैं। देखो कविता, यही है नदी का सबसे गहरा हिस्सा। अब तो मौत ही हमें हमारे दुखों के आखिरी मोड़ तक पहुंचा सकती है। यही एक रास्ता बचा है जिससे शायद मोहन की जिंदगी में कुछ अच्छा हो। मैं तो बस ऊपर वाले से यही दुआ करूंगी कि भगवान किसी को भी ऐसी मौत ना दे जहां उसे अपने 8 साल के मासूम बच्चे को छोड़कर अपनी जान देनी पड़े। दोनों ने नदी में कूदकर जान दे दी। अब मोहन अकेला रह गया। माँ कहाँ हो तुम? मुझे बहुत तेज भूख लग रही है। कुछ बनाया है क्या? मुझे खाने को दे दो ना माँ। तुम कहाँ हो? दिखाई क्यों नहीं दे रही हो? दिल बहुत घबरा रहा है। माँ जल्दी आ जाओ ना। मोहन को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। उसकी माँ और उसके पिताजी दोनों ही कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे। बेचैन होकर वह घर से निकल पड़ा। गांव की हर गली, हर चौक, हर मोड़ पर उसने उन्हें ढूंढा, लेकिन उसकी माँ और पिता जैसे कहीं गायब हो गए थे। थक हार कर मोहन अपने घर के दरवाजे पर आकर बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू झरने लगे। वह फूट फूट कर रो पड़ा और धीरे से बोला, माँ, बाबूजी, प्लीज वापस आ जाओ ना। देखो मैं बहुत डर रहा हूँ। आपके बिना सब सूना लग रहा है। कहाँ हो आप लोग? माँ, बाबूजी, बस एक बार लौट आओ, मुझे गले से लगा लो। मैं आप दोनों के बिना बिल्कुल टूट गया हूँ इससे। मोहन एक पेड़ के नीचे अकेला बैठा रो रहा था। उसके चेहरे पर गहरा दुख साफ झलक रहा था। तभी गांव का मुखिया वहां से गुजरा। उसने मोहन को देखा, कुछ पल रुका और फिर उसकी आंखों में एक चालाक सी चमक आ गई, जैसे उसके दिमाग में अचानक कोई शैतानी उपाय आ गया हो। अरे बेटा, तुम तो बिल्कुल अकेले हो गए हो। माता पिता भी चले गए, लेकिन चिंता मत करो, अब से तुम मेरे साथ रहोगे। मेरे पास बहुत बड़ा घर है, बहुत सारा खाना है और तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगा। चलो मेरे साथ चलो, तुम मेरे अपने बेटे जैसे रहोगे। हाँ, बिल्कुल बेटे जैसे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुखिया जी, मैंने माँ पिता से आपके बारे में सुना था कि आप बहुत अच्छे इंसान हैं। आप ही तो गांव के मुखिया हैं ना? मैं आपके साथ चलने को तैयार हूँ। बस जैसे ही मेरे माता पिता मिल जाएंगे, मैं चुपचाप चला जाऊंगा, बिना किसी परेशानी के। जैसे ही मुखिया मोहन को अपने साथ घर ले आया, उसका लहजा धीरे धीरे बदलने लगा। जो रास्ते में मीठी बातें कर रहा था, वही अब सख्त और हुक्म देने वाले अंदाज में बोलने लगा। जैसा मैंने सुना था, मुखिया जी वैसे बिल्कुल नहीं है। मुझे लगता है मुखिया जी बहुत सख्त और बुरे इंसान हैं, लेकिन मेरे पास और कोई रास्ता भी तो नहीं है। जब तक माँ बाप नहीं लौटते तब तक यहीं रुक जाता हूँ, मजबूरी है मेरी। अगली ही सुबह मुखिया जी ने मोहन को खेत पर काम पर लगा दिया। सूरज चढ़ते ही मोहन हल चलाने में जुट गया। दिन भर धूप में जलता रहा और मुखिया जी बार बार आवाज लगाते, तेज चलाओ हाथ, यहाँ आराम नहीं चलता। मोहन थका हुआ था, मगर कुछ कह नहीं सका। अब वही उसकी नई जिंदगी थी, जहां मेहनत थी मगर मोल नहीं। मुखिया जी रास्ते में मिले और मोहन पर चिल्ला उठे, अरे ओ मोहन, ये क्या बेहूदी है? खेत का काम आधा छोड़कर यूं ही भाग आया। तुझे जरा भी शर्म नहीं आती? मैंने तुझ पर भरोसा किया और तूने मुझे नीचा दिखा दिया। अगर फिर ऐसा किया ना तो अंजाम बहुत बुरा होगा, समझा? मुझे माफ कर दीजिए मुखिया जी, लेकिन मैं अब और नहीं सह सकता। मेरी उम्र अभी छोटी है और ये भारी काम मेरे बस का नहीं। मैं आपका घर छोड़कर जा रहा हूँ। आपके एहसानों का बोझ लेकर जीना मुझे मंजूर नहीं। अगर मेरे माँ बाप मिल गए तो ठीक, नहीं तो मैं अपना रास्ता खुद ढूंढ लूंगा, अकेला सही
पर आज़ाद रहूँगा। मोहन जमींदार के अत्याचारों से तंग आ चुका था। अब और सहना उसके बस की बात नहीं थी। वो सब कुछ छोड़कर बिना किसी मंजिल के एक अनजाने सफर पर निकल पड़ा। मोहन काफी दूर तक जंगल की पगडंडी पर चलता रहा। चारों ओर सिर्फ पेड़, पत्तों की सरसराहट और दूर तक पसरा सन्नाटा था। उसे नहीं पता था वो कहाँ जा रहा है, बस पैरों में दर्द था और दिल में एक बोझ। तभी अचानक एक बड़े बरगद के नीचे बैठे साधु की नज़र उस पर पड़ी। साधु ने अपनी आंखें खोली। बेटा, इस जंगल में भटकते हुए कई लोग आते हैं। कुछ खो जाते हैं तो कुछ अपनी मंजिल पा लेते हैं। तुम्हारी आंखों में सवाल है और दिल में तलाश। मैं जानता हूं तुम्हारी मंजिल कहां है। अगर तुम मेरे बताए रास्ते पर चलो तो हो सकता है तुम्हें तुम्हारी मंजिल भी मिल जाए, और खुद तुम भी। महाराज, मैं तो वैसे भी एक अनजान सफर पर निकल पड़ा हूँ। न रास्ता पता है, न मंजिल की कोई खबर। लेकिन आपके शब्दों में एक सच्चाई सी लगती है। अगर आप कोई रास्ता बता रहे हैं तो मैं ज़रूर उस पर चलूँगा। शायद उसी राह पर मेरा भाग्य बदल जाए और मुझे वो मिल जाए जिसकी मुझे सच में तलाश है। मोहन साधु की बातों में आकर बिना कुछ सोचे समझे उसके बताए रास्ते पर चल पड़ता है। रास्ता एक पुराने महल की ओर जाता है। महल में पहुंचते ही वह देखता है कि एक राजा अकेले और चुपचाप बैठा है। राजा बहुत ही शांत और उदास बैठा था, मानो जीवन में कुछ बचा ही ना हो। तभी उसकी नजर मोहन पर पड़ती है। अरे, ये तो वही लड़का है। महाराज ने कहा था 8 वर्षों बाद जो लड़का सबसे पहले सुबह सवेरे मेरे महल में कदम रखेगा वही मेरा बेटा होगा। और ये तो मेरा मोहन है, मेरा खोया हुआ लाल। तू सच में वापस आ गया। यह आप क्या कह रहे हैं महाराज? भला मैं आपका बेटा कैसे हो सकता हूँ? मेरे माता पिता तो बहुत गरीब थे। फटे पुराने कपड़ों में पाला मुझे, और आप तो इस राज्य के राजा हैं। मेरा और आपके जैसे महलों में रहने वालों का क्या मेल? नहीं नहीं बेटा, तुम ही मेरे लाल हो। ठीक आज से 8 साल पहले एक पिशाच और पिशाचिनी तुझ जैसे नन्हे फूल को मेरी गोद से छीन ले गए थे। तब से इस राजमहल की हर सुबह मैंने बस तेरे इंतजार में काटी है। साधु महाराज ने कहा था जब तेरा बेटा 8 बरस का हो जाएगा वह खुद चलकर तेरे पास लौट आएगा। और देखो, आज वही दिन है। तू ही मेरा खोया हुआ बेटा है, मेरा राजकुमार।